साल 2021, तारीख 13 मई और वक्त है रात के करीब 3 बजे का। दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन एक घर के अंदर एक आदमी मौत से जूझ रहा था। ये कोई आम आदमी नहीं था। अगर ये बच जाता तो शायद इतिहास बदल जाता, लेकिन ये नहीं बचा और उसकी मौत ने एक ऐसे ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया जिसकी कहानी आज तक कोई नहीं जानता। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन अलविदा की। वो ऑपरेशन जिसने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की नींद उड़ा दी। वो ऑपरेशन जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर एक वायरस नहीं आता तो हाफिज सईद आज जिंदा नहीं होता। नवंबर 2019, प्रधानमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा इतनी कड़ी थी जैसे देश में इमरजेंसी लग गई हो। आम दिनों में भी सिक्योरिटी रहती है, लेकिन उस रात कुछ अलग था। आधी रात के करीब 12:30 बजे एक काली गाड़ी बिना रुके अंदर दाखिल हुई। गाड़ी से उतरे रॉ चीफ सामंत गोयल। उनके हाथ में एक मोटी फाइल थी जिस पर लाल अक्षरों में लिखा था कॉन्फिडेंशियल, टॉप सीक्रेट। करीब 15 मिनट इंतजार के बाद कमरे का दरवाजा खुला। सामने खड़े थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने पूछा, इतनी रात को आने की क्या जरूरत पड़ गई? सामंत गोयल ने फाइल खोली और बोले, सर, हमने हाफिज सईद को ढूंढ लिया है। बस ये सुनते ही प्रधानमंत्री के चेहरे का भाव बदल गया। उसी रात कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई। टेबल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एनएसए अजीत डोभाल और रॉ चीफ सामंत गोयल मौजूद थे। गोयल ने फाइल खोली और हाफिज सईद की ताज़ा तस्वीरें मेज पर रखीं। वॉइस सैंपल, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, हर वो जानकारी जो पिछले कई महीनों में जुटाई गई थी। गोयल ने कहा, सर, अब यूएन में गुहार लगाने या अमेरिका से पाकिस्तान पर दबाव बनाने का वक्त निकल चुका है। अमेरिका की अपनी मजबूरियां हैं, पाकिस्तान उसकी करीबी दोस्त है। अब हमें खुद ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन शब्द सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। प्रधानमंत्री ने पूछा, ऑपरेशन से आपका क्या मतलब है? गोयल ने बिना घबराए जवाब दिया, सर, हाफिज सईद को पाकिस्तान में उसके आईएसआई आकाओं के सामने मौत के घाट उतारा जाएगा। यह सुनकर अजीत डोभाल कुछ पल सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने आवाज दी, सईद को मारने का इससे बेहतर मौका शायद दोबारा नहीं मिलेगा। ये कहते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री की तरफ देखा और हल्के से सिर हिला दिया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाए। इसी पल 26/11 के बाद पहली बार एक अधूरी कसम ने आकार लेना शुरू किया। इसी कसम का नाम था ऑपरेशन अलविदा। लेकिन सवाल यह था कि ऑपरेशन होगा कैसे? रॉ के पास सिर्फ एक जानकारी थी, हाफिज सईद की लोकेशन। लेकिन यही जानकारी सबसे बड़ी चुनौती भी थी। हाफिज सईद पाकिस्तान के लाहौर में रहता था, लाहौर के पौश इलाके जौहर टाउन में। उसका घर कोई आम घर नहीं था, बल्कि एक किले जैसा था। चारों तरफ पाकिस्तान पुलिस की 24 घंटे तैनाती, सीसीटीवी कैमरे, चेक पोस्ट और सबसे बड़ी बात, उसकी सुरक्षा में आईएसआई के लोग भी होते थे। सईद के घर तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। अगर कोई सीधा हमला करता तो वो अंतर्राष्ट्रीय संकट बन जाता। भारत पर हमले के आरोप लगते। तो फिर रॉ ने क्या प्लान बनाया? रॉ को समझ आ गया था कि अगर बाहर से हमला संभव नहीं है तो रास्ता अंदर से बनाना होगा। इसके लिए जरूरी था सईद के घर के बेहद पास एक सुरक्षित और भरोसेमंद लोकल बेस। ऐसा ठिकाना जो शक के दायरे में न आए, लेकिन हर गतिविधि पर नजर रख सके। कहानी यहीं से एक अलग मोड़ लेती है। दिसंबर 2019, दुबई की एक जेल में नावेद नाम का एक पाकिस्तानी नागरिक बंद था। वजह थी एक मामूली चोरी। नावेद कोई आतंकी नहीं था, कोई एजेंट नहीं था। वो एक आम आदमी था जो मुसीबत में फंस गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसकी मदद करेगा। लेकिन एक दिन अचानक जेल के दरवाजे खुले। नावेद को जमानत मिल गई थी। जमानत कराने वाला था वसी नाम का एक कारोबारी। जेल से बाहर निकलते ही नावेद ने हैरानी में पूछा, आपने मेरी मदद क्यों की? वसी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। उसने बताया कि उसका कारोबार पाकिस्तान और दुबई दोनों जगह फैला है और उसे एक भरोसेमंद पार्टनर चाहिए। नावेद उलझन में था। वो जानता था कि यह ऑफर असामान्य है, लेकिन पैसों की सख्त जरूरत ने उसकी शंकाओं को दबा दिया। कुछ ही समय बाद वसी ने उसे 50 लाख पाकिस्तानी रुपए दिए। ये रकम नावेद के लिए जिंदगी बदल देने वाली थी। उसने सोचा शायद ये उसकी किस्मत का फेर है। कुछ महीनों बाद नावेद पाकिस्तान लौट आया। यहीं से रॉ की योजना जमीन पर उतरने लगी। एक दिन वसी का फोन आया। निर्देश साफ थे, लाहौर के जौहर टाउन में एक घर किराए पर लेना है। नावेद ने बिना सवाल किए हाउस नंबर 120 किराए पर ले लिया। उसने सोचा यह भी कारोबार का ही हिस्सा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह घर किसके बिल्कुल नजदीक है।
ये घर था हाफिज सईद के घर से बेहद करीब, इतना करीब कि वहां से उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकती थी। नावेद को यह नहीं बताया गया था कि वसी असल में कौन है। सच्चाई ये थी कि वसी रॉ का एजेंट था। वो बेस जिसे रॉ महीनों से ढूंढ रही थी, वो अब नावेद के घर के रूप में मिल चुका था। इसके बाद रॉ के एजेंट अलग अलग समय पर नावेद के घर आने जाने लगे, कभी कुछ दिनों के लिए तो कभी कुछ हफ्तों के लिए। नावेद ने कभी सवाल नहीं किए, वो वही करता रहा जो वसी कहता था। अगले 6 महीनों में रॉ के एजेंटों ने हाफिज सईद की हर गतिविधि को बेहद बारीकी से ट्रैक किया। उसके घर के बाहर क्या हो रहा है, घर के अंदर कौन आ जा रहा है, किस समय कौन सी हलचल होती है, वो कब सोता है, कब उठता है, उसकी सुरक्षा में कितने गार्ड होते हैं, गार्ड कितने बजे बदलते हैं, ये सारी जानकारी मिनट दर मिनट दर्ज की जाती रही। जौहर टाउन में बना वो गुप्त ठिकाना अब पूरी तरह काम करने लगा था। ये सारी इंटेलिजेंस लगातार भारत भेजी जा रही थी। दिल्ली में बैठे रॉ चीफ सामंत गोयल हर अपडेट पर नजर रखे हुए थे। ऑपरेशन अब अपने आखिरी चरण के बेहद करीब पहुंच चुका था। इस दौरान एक बात किसी के ध्यान में नहीं आई। नावेद हफ्ते में एक बार अपने परिवार से मिलने जाता था। ये उसकी सामान्य दिनचर्या का हिस्सा था, इसलिए रॉ के एजेंटों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा ये एक आम आदमी की आम जिंदगी है। अब प्लानिंग लगभग पूरी हो चुकी थी। लोकेशन, टाइमिंग सब कुछ तय था, बस एक आखिरी कड़ी बाकी थी। कुछ ही दिनों बाद वसी का नावेद को फोन आया। उसने नावेद को दुबई आने को कहा। वजह नहीं बताई गई। दुबई में दोनों की मुलाकात हुई। बातचीत के दौरान वसी ने अचानक एक गंभीर सवाल कर दिया। उसने कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि पाकिस्तान जिन आतंकियों को पनाह देता है वो गलत है? नावेद ने बेपरवाही से जवाब दिया, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, वो तो हमारे दुश्मन हिंदुस्तानियों को मारते हैं। वसी कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, मैं एक यहूदी के लिए काम करता हूं। 26/11 हमले में उस यहूदी ने अपना पूरा परिवार खो दिया था। अब वो तुम्हारे पड़ोसी हाफिज सईद को मारना चाहता है। ये सुनते ही नावेद हैरान रह गया। उसके लिए ये सब किसी फिल्मी कहानी जैसा था। वसी ने आगे कहा, मुझे सईद को मारने में तुम्हारी मदद चाहिए। नावेद को ये बात मजाक लगी। उसने साफ कह दिया कि वो इसमें शामिल नहीं होगा। लेकिन वसी ने उसे एक और ऑफर दिया। अगर वो मदद करता है तो उसे अपने पूरे परिवार के साथ अमेरिका में बसाया जाएगा, साथ ही 15 करोड़ रुपए भी मिलेंगे। नावेद के सामने अब जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। एक तरफ डर, दूसरी तरफ पैसों और सुरक्षित भविष्य का लालच। काफी देर सोचने के बाद आखिरकार नावेद ने हां कह दी। इसके कुछ ही समय बाद नावेद के खाते में 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। ये इस बात का संकेत था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अब ऑपरेशन अलविदा अपने अंतिम मोड़ पर था। लेकिन यहां एक ट्विस्ट आता है जिसके बारे में नावेद ने किसी को नहीं बताया। असल में नावेद ने शुरू से ही वसी पर शक किया था। शुरुआत में यह शक हल्का था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया ये शक गहराता चला गया। और जिस दिन वसी ने उसके सामने हाफिज सईद को मारने की बात कही, उसी दिन नावेद का शक यकीन में बदल गया। नावेद समझ चुका था कि वो किसी बेहद खतरनाक खेल का हिस्सा बन चुका है और उसने ये जानकारी चुपचाप पाकिस्तानी एजेंसियों तक पहुंचा दी। हाँ, नावेद ने धोखा दे दिया था। कई हफ्तों की गहन सोच विचार और जोखिम के आकलन के बाद रॉ एक निर्णायक नतीजे पर पहुंची। तय हुआ कि हाफिज सईद को कार बम के जरिए निशाना बनाया जाएगा। नावेद के घर में रह रहे रॉ के एजेंटों ने चुपचाप एक काली टोयोटा कोरोला खरीदी। इसी गाड़ी के भीतर 300 किलो RDX भर दिया गया। पूरा काम इतनी सफाई से किया गया कि किसी को शक तक नहीं हुआ। इस कार को नावेद के घर से कुछ दूरी पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में पार्क कर दिया गया। वहां न चौकीदार था न कैमरे। इस कार के बारे में नावेद को बिल्कुल पता नहीं था। अब रॉ के सामने सबसे बड़ा सवाल था, इस कार को सईद के घर तक कौन ले जाएगा। यह ऐसा काम था जिसमें ड्राइवर का जिंदा लौटना लगभग नामुमकिन था। रॉ को एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो पैसों के बदले अपनी जान देने को तैयार हो। कुछ ही समय बाद अफगानिस्तान से एक आदमी को चुपचाप पाकिस्तान लाया गया। वो बेहद गरीब था, लेकिन एक बात साफ थी, वो मरने से नहीं डरता था। उसे भरोसा दिलाया गया कि ऑपरेशन के बाद उसके परिवार को बड़ी रकम दी जाएगी। अब नावेद के घर में कुल 4 लोग थे, 3 रॉ एजेंट और एक अफगान युवक। नावेद ने कभी नहीं पूछा कि ये लोग कौन हैं, कहां से आते हैं और क्या करते हैं। वो वही करता रहा जो उसे वसी कहता था। रॉ का प्लान अब तक बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ रहा था। लेकिन हर ऑपरेशन में एक ऐसा पल आता है जहां सब कुछ अचानक बदल जाता है। 13 मई 2021 वसी, जो इस पूरे नेटवर्क की सबसे अहम कड़ी था, वो नई दिल्ली में अपने परिवार के साथ ईद मनाने आया हुआ था। त्योहार के बाद वो अगले ही दिन दुबई लौटने के लिए घर से निकला। रास्ते में अचानक उसे चक्कर आया। वो संभल नहीं पाया और जमीन पर गिर पड़ा। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया।
शुरुआती जांच में डॉक्टरों को पता चला कि वो कई दिनों से तेज बुखार से पीड़ित था। कोविड टेस्ट कराया गया, रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालत तेजी से बिगड़ती गई और वसी को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। अगले 2 दिन वो जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा। आखिरकार रॉ का ये जांबाज और बेहद अहम एजेंट दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गया। जैसे ही ये खबर रॉ हेडक्वार्टर पहुंची, वहां भूचाल आ गया। वसी सिर्फ एक एजेंट नहीं था, वही नावेद को कंट्रोल करता था। उसकी मौत का मतलब था कि पूरा ऑपरेशन फेल हो सकता था, और ऊपर से नावेद ने धोखा दे दिया था। रॉ तक जैसे ही ये इनपुट पहुंचा कि नावेद ने आईएसआई को जानकारी दे दी है, हालात पल भर में बदल गए। एजेंसी ने बिना एक पल गवाए आदेश दिया कि जौहर टाउन वाले घर से सभी एजेंटों को तुरंत निकाल लिया जाए। कुछ ही घंटों में वो घर खाली कर दिया गया। इसके बाद आईएसआई के लोगों ने उस इलाके की छानबीन की, लेकिन उनके हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगा। अब रॉ के सामने सबसे बड़ी दुविधा खड़ी हो गई थी। महीनों की मेहनत, रिस्क और तैयारी, सब कुछ दांव पर लगा था। सवाल सिर्फ एक था, क्या ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाए या यहीं रोक दिया जाए। इस गंभीर मुद्दे पर एक बार फिर रॉ की अहम मीटिंग हुई। मीटिंग में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। काफी देर तक विचार विमर्श चला। कुछ लोगों का मानना था कि ऑपरेशन रोक देना चाहिए, लेकिन अजीत डोभाल ने कहा कि अगर हमने अब ऑपरेशन रोक दिया तो ये संदेश जाएगा कि भारत कमजोर है। हमें ये दिखाना होगा कि हम अपने दुश्मनों तक पहुंच सकते हैं। आखिरकार फैसला लिया गया, ऑपरेशन जारी रहेगा। अब कहानी अपने अंतिम अध्याय में दाखिल होती है। जून 2021, लाहौर, सुबह के ठीक 11 बजे रॉ के एजेंट अफगान युवक को पूरी सावधानी से आईएसआई की नजर से बचाते हुए उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग तक लाए। यही वो जगह थी जहां पहले से विस्फोटकों से भरी काली कोरोला गाड़ी खड़ी थी। युवक को एक बार फिर पूरा प्लान विस्तार से समझाया गया। कहां जाना है, कितनी दूरी है और क्या करना है, सब कुछ। युवक बिल्कुल शांत था। उसे पता था कि वो वापस नहीं लौटेगा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। कुछ देर बाद काली कोरोला गाड़ी आगे बढ़ी। गाड़ी के अंदर 300 किलो से भी ज्यादा आरडीएक्स भरा हुआ था। कार तेज रफ्तार में सड़क पर दौड़ने लगी और हाफिज सईद के घर की तरफ बढ़ने लगी। सईद के घर से कुछ ही दूरी पर एक चेकपोस्ट बना हुआ था। वहां खड़े पुलिसकर्मी रोज की तरह ड्यूटी पर थे। अचानक उनकी नजर तेज रफ्तार से आती काली कार पर पड़ी। गाड़ी की रफ्तार सामान्य नहीं थी। पुलिसकर्मियों ने तुरंत हाथ उठाकर गाड़ी को रोकने का इशारा किया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गाड़ी सीधे बैरिकेड से टकरा गई और अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज पूरे जौहर टाउन में गूंज गई। आग और धुएं का गुबार आसमान में उठा। धमाके की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि हाफिज सईद के घर का लोहे का गेट और सामने का ढांचा पूरी तरह उड़ गया। आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए। लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। धमाके की आवाज सुनते ही हाफिज सईद पूरी तरह घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। डर के मारे वो अपने घर के अंदर सोफे के नीचे छुप गया। उसका शरीर कांप रहा था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि खतरा अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, खतरा अब उसके दरवाजे तक आ चुका है। वो जिस पाकिस्तान को अपना किला समझता था, वहां भी वो सुरक्षित नहीं है। हालांकि इस धमाके में हाफिज सईद बच गया, क्योंकि धमाका उसके घर के गेट पर हुआ था, अंदर नहीं, और इसी वजह से ऑपरेशन अलविदा अपने अंतिम उद्देश्य में पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। लेकिन इस नाकामयाबी के बावजूद एक बात बिल्कुल साफ हो गई। हाफिज सईद अब ये समझ चुका था कि वो रॉ से बच नहीं सकता। इस घटना के बाद पाकिस्तान में बैठे छोटे बड़े सभी आतंकियों तक एक साफ संदेश पहुंच गया। संदेश में कोई शब्द नहीं थे, लेकिन मतलब बिल्कुल साफ था। ये नया भारत है। नया भारत जो सिर्फ चेतावनी नहीं देता, नया भारत जो दुश्मन के घर में भी घुस सकता है, नया भारत जो चुन चुन कर वार करने की ताकत रखता है। ऑपरेशन अलविदा भले ही अपने लक्ष्य को पूरी तरह हासिल ना कर पाया हो, लेकिन उसने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की रूह कपा दी। अब वो जान चुके थे कि सीमाएं सुरक्षा की गारंटी नहीं है। और सबसे दिलचस्प बात, इस ऑपरेशन के बाद हाफिज सईद की सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई। वो पहले से भी ज्यादा डरा हुआ रहने लगा। उसकी पब्लिक अपीयरेंस कम हो गई। वो समझ गया था कि अब वो सेलिब्रिटी नहीं बल्कि टारगेट है, और यही इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी कामयाबी थी। एक आतंकी को मारने से ज्यादा जरूरी था उसके मन में खौफ पैदा करना, और ये काम ऑपरेशन अलविदा ने पूरी तरह किया। तो दोस्तों, ये थी ऑपरेशन अलविदा की कहानी। एक ऐसे ऑपरेशन की कहानी जो पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि इसने ये साबित कर दिया कि भारत अब और चुप नहीं बैठेगा। भारत अब अपने दुश्मनों को उनके घर में भी ढूंढ लेगा। ऑपरेशन अलविदा पर आपकी क्या राय है? क्या रॉ को और जोरदार एक्शन लेना चाहिए था? हमें कमेंट में जरूर बताइए।
अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय को पता चले कि उसकी सेना और एजेंसियां कितनी बहादुर हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही दमदार कहानियां लाते रहेंगे। जय हिंद।